बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस क्या है? हमारी बॉडी में मौजूद होता है पेनक्रियाज, जिसे उर्दू में लबलबा कहा जाता है। अगर इस लबलबे के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन को पेनक्रियाटाइटिस कहा जाता है। यानी पेनक्रियाटाइटिस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज। और इसको जो है कैटेगराइज किया गया है एक्यूट एंड क्रॉनिक में। एक्यूट क्या होती है हमारे पास, जो कि सीवियर एंड सडन होती है, और जो क्रॉनिक होती है वो कई टाइम से चल रही होती है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे लबलबे के अंदर सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो क्या कहलाएगी? पेनक्रियाटाइटिस, जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक हो सकती है। तो ऐसी कौन सी वजूहत हैं? अगर हम इनकी कॉजेज़ की बात करें कि कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो कि पेनक्रियाटाइटिस करवा सकती हैं, तो इनमें पहले हमें बता रहे हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल। वो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हो सकती है पेनक्रियाटाइटिस। हेरिडिटी, यानी अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि अगर उनकी फैमिली में किसी को हुआ है तो चांसेस हैं कि आगे उनकी जनरेशन में या उनमें हो सकते हैं, यानी ये विरासती भी है। उसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज, अगर पेनक्रियाज में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है और पेनक्रियाटाइटिस कॉज करवा सकती है। पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है पेनक्रियाटाइटिस। और अगर कोई भी पेनक्रियाज के अंदर यानी पेनक्रियाटिक ट्यूमर, कोई भी गुठली बनी हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, वो वजह बन सकती है उसकी इन्फ्लेमेशन की। कोई भी ट्रॉमा हुआ हो, कोई भी चोट लगी हो पेनक्रियाज के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पेनक्रियाटाइटिस की वजूहत हैं, कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या आता है? कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या है? गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी पित्ते के अंदर पथरी हो जाना क्या कहलाता है? कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। उसके अलावा लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो सकता है, यानी हमारा जो लिवर है उसके सेल डैमेज हो जाएंगे और डैमेज होने की वजह से वहाँ स्कार टिश्यूज़ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से लिवर अपना नॉर्मल फंक्शन पे नहीं कर सकता। तो अगर पेनक्रियाटाइटिस को सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो फिर ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। एक लिवर सिरोसिस हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर इंसुलिन सही अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन में। जॉइंटिस हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन में शॉक में भी जा सकता है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस की। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन के अंदर हम कैसे यानी डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस है? तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से देखेंगे। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से तमाम, जैसे कि लिवर है, पेनक्रियाज है, उसकी सूजन, अगर गॉल स्टोन है, उन सब चीज़ों को जो है हमें उससे पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से। इसके अलावा सीरम बिलिरुबिन जो है ये करवाते हैं, यानी ब्लड टेस्ट के ज़रिए से हम देखते हैं, इससे पता चलता है कि लिवर जो है कितना डैमेज हो चुका है, यानी कितना लिवर के अंदर ख़राबी है, या फिर पेनक्रियाटाइटिस जो है वो किस लेवल पर पहुँच गया है। WBC जो है यानी वाइट ब्लड सेल जो हैं, इसका टेस्ट करवाते हैं, और इससे जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। और इसके अलावा हमारे पास होता है AST, ALD, LDH टेस्ट। हमारे पास AST जो है वो एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, और ALT जो है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, और LDH जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये लिवर के एंजाइम हैं, और इस टेस्ट के ज़रिए से हम ये पता करते हैं कि जो एंजाइम है इनका जो लेवल है ब्लड के अंदर कितना है। तो इससे अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल कम ज़्यादा होता है तो इससे क्या होगा कि लिवर की ख़राबी या फिर डैमेज होने का पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास होता है ERCP, यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। अच्छा, ये ERCP क्या है? हमारे पास ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एंडोस्कोप को माउथ के ज़रिए से थ्रोट, स्टमक तक पहुंचाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट हैं उनको एक्सरे के ज़रिए और डाई के साथ देखा जाता है कि जो इस प्रोसीजर के अंदर जो गॉल स्टोन है या फिर डक्ट के अंदर कोई भी ब्लॉकेज है उसका पता लगाया जा सकता है, जो कि पेनक्रियाटाइटिस की वजह बनता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम बता रहे हैं कि पेन इन एपिगैस्ट्रम रीजन, यानी एपिगैस्ट्रम रीजन के अंदर पेशेंट को पेन होगा, और ये पेन जो है वो कांस्टेंट पेन होगा। इसके साथ साथ पेशेंट को लो ग्रेड फीवर हो सकता है, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है, वो नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती हैं, और शॉक इन सीवियर कंडीशन, यानी अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। स्टेटोरिया मीन फैटी स्टूल होगा उसका,
और उसके अलावा ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, यानी जो स्किन है उसका कलर जो है वो ब्लू होगा। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है क्लियरेंस साइन। क्लियरेंस साइन के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो स्किन डिस्कलरेशन है वो पेरी अम्बलाइकल रीजन के तरफ होता है और जिसे हम क्लियरेंस साइन कहते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में बताया गया है, ये अम्बलाइकल के इर्द गिर्द ये जो हमारी डिस्कलरेशन हुई हुई है ये हमारी क्लियरेंस साइन कहलाती है। और टर्नर साइन क्या है हमारे पास, स्किन डिस्कलरेशन इन फ्लैंक रीजन इज़ नॉन एज टर्नर साइन, यानी जो फ्लैंक रीजन है अगर ये डिस्कलरेशन यहाँ पर होती है तो इसको क्या कहते हैं, टर्नर साइन कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को ताकि जो है वो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म किया जा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल किया जा सके। उसके अलावा एनाल्जेसिक देते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको पेन से रिलीज़ किया जा सके। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स देते हैं। H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि सर्जिकल इंसिजन किया जाता है ताकि वो जो फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हुआ हुआ है वहाँ पर तो उस फ्लूइड को वहाँ से ड्रेन किया जाए, उसे निकाला जाए। उसके अलावा सब टोटल पेनक्रियाटेक्टमी करवाई जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि यानी पेनक्रियाज का वो हिस्सा जो कि डैमेज हो चुका है और जो कि फंक्शन नहीं कर पा रहा और उसको जो है सर्जन उसे रिमूव कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सब टोटल पेनक्रियाटेक्टमी। तो ये हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मेंटेन आईवी फ्लूइड जो होगा उसको हमने मेंटेन करना है और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको बैलेंस रखना है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट टू द पेशेंट को कंफर्ट एंड रेस्ट प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अवॉइड एनी इंजरी ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट को तमाम इंजरी से बचाना है और इन्फेक्शन से बचाना है। और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है और उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को अल्कोहल इंटेक से रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, मना करना है और पेशेंट को जो है वो रेस्ट इनकरेज करना है ताकि वो प्रॉपर रेस्ट करे।